आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आपके हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं साथियों, जो आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत से संबंधित प्रश्न रहेंगे, अधिगम से संबंधित प्रश्न रहेंगे, आपके स्किनर महोदय, पावलोव महोदय, ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय, ठीक है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण हम प्रश्न करने जा रहे हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ध्यानपूर्वक मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, ये गोल्डन वीडियो एग्जाम के पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट लाने का था। ये टॉप 50 क्वेश्चन में साथियों आज के बात करेंगे कि आउट ऑफ 150 में से जो है आपके 5 से लेकर 10 नंबर तक ये पक्के कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी यहाँ पे फीडबैक करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है, पुनर्वलन का सिद्धांत निम्न में से संबंधित है। आपके ईपी पावलोव से संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है, कोहल वर्ग से संबंधित हो जाएगा या स्किनर महोदय से संबंधित हो जाएगा। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? पुनर्वलन का सिद्धांत खाली स्थान किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्किनर महोदय से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, सीखने का अंतर्दृष्ट सिद्धांत किसने दिया था? विकासवादियों ने, व्यवहारवादियों ने, रचनावादी ने या संज्ञानवादियों ने दिया था? सभी कमेंट कीजिएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेहतरीन तैयारी के साथ, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू हो गई है। जिनका सपना है 125 प्लस यहाँ पे स्कोर करना है साथियों, तो प्रत्येक भाई बहन से निवेदन है ये टॉप 50 क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी सिलेक्शन के दृष्टि से। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? सभी जानते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यवहारवादियों ने सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। देखिए एक ट्रिक जान लीजिए, अगर हमें सीखना है, किसी से सीखना है, उससे व्यवहार बना के चलना है। सीखना है तो उसके क्या है? अंतर्दृष्टि, उसके अंतर्दृष्टि में, उसे आत्मा में हमें व्यवहार बना के चलना है। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? व्यवहारवादी ने दिया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है, किसने कहा है? कोहलर ने, वर्दीमर ने, कोफा ने या डकन ने कहा है या डक्कन ने कहा है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सूझ तथा क्रमिक बद्ध जो होती है, सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती, जो हम सूझते हैं, कहते हैं ना सूझ ले गया, मतलब उसकी सोच की बात कर रहे हैं। तो सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन किसका है? डक्कन का कथन हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, अधिगम के संकलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके गैने, टॉसलैन, इस्नर या हॉल थे? नीचे कमेंट बॉक्स साथियों बना हुआ है, आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, शर्मान है। तो अधिगम के संकलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक कहलाते हैं साथियों, उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम बात करेंगे, किसकी बात करें साथियों? गैने महोदय की बात करेंगे, अर्थात आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाए। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा गया है, आइए समझ लेते हैं। पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक निम्नांकित में से कौन था? देखिए ईपी पावलोव की जब भी बात की जाती है, तो आप लोग जानते हैं, समझते हैं कि घंटी की आवाज, भोजन, लार स्त्राव या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी ईपी पावलोव की बात की जाती है, पहली बात, ईपी पावलोव का नाम आता है तो अनुक्रिया क्या है? उद्दीपक और अनुबंधन होता है। और ईपी पावलोव में आपने देखा भी है कि क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य अर्थात उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहते हैं। और 3 पॉइंट्स आपको ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या है साथियों? 1904 में नोबेल पुरस्कार पावलोव को महोदय को मिला था। ईपी पावलोव महोदय को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आपके 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और लार ग्रंथि में इन्होंने खोज की थी। किसमें नोबेल पुरस्कार मिला? दूसरा पॉइंट है, लार ग्रंथि में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग पर किया था।
और ये भी प्रश्न आता है कि अनुबंधन के जनक कौन है, जनक की बात करेंगे। तो अनुबंधन का जनक अगर प्रश्न आता है तो आपके ईपी पावलोव महोदय। 5 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान लीजिए, ईपी पावलोव की बात करेंगे। ईपी पावलोव एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूसी या रसियन वैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला इनको। तीसरा पॉइंट, इन्होंने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। चौथा पॉइंट है, इन्होंने पाचन क्रिया का शोध किया या पाचन क्रिया पर शोध किया। और पांचवा पॉइंट है, अनुबंधन का जनक भी ईपी पावलोव महोदय को कहा जाता है। तो यहाँ पे ईपी पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किए गए अस्वाभाविक उद्दीपक निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा साथियों भोजन। भोजन क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आपके 6 नंबर प्रश्न है कि ईपी पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किए गए या ईपी पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक निम्नलिखित में से कौन था? किसकी बात कर रहे हैं? अनुबंधित उद्दीपक की बात कर रहे हैं। घंटी की आवाज, भोजन, लाल स्त्राव करना या इनमें से कोई नहीं। तो ईपी पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किए गए में अनुबंधन उद्दीपक जो होता है साथियों, वह कौन होता है? वह आपका हो जाएगा घंटी की आवाज। घंटी की आवाज यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुबंधन उद्दीपक कहला जाएगा आपका। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस पर प्रयोग करके किया था? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी ईपी पावलोव की बात की जाती है, अनुबंधन प्रतिक्रिया के सिद्धांत की बात की जाती है, तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिए। चिन्ह संकेत अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके संज्ञानात्मक से, व्यवहारवाद से, संज्ञानात्मक पूर्णकार से या प्रकारवाद से संबंधित हो जाएगा। तो प्रत्येक भाई बहन जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी फीडबैक करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो चिन्ह संकेत अधिगम का सिद्धांत जो है किससे संबंधित हो जाएगा? यह आपके संज्ञानात्मक पूर्णकार से संबंधित हो जाएगा। किसकी बात करेंगे साथियों? संज्ञानात्मक पूर्णकार से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न है, अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया है। जो अधिगम का तल रूप सिद्धांत है, टॉलमैन ने दिया है, लेविन ने दिया है, थांडाइक महोदय जी ने दिया है या वाटसन महोदय जी ने दिया है। तो अधिगम का जो तल रूप सिद्धांत है साथियों, वह किसने दिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, लेविन की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, टॉप 15 में से क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है? थार्नडाइक की, पावलोव की, स्किनर की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत जो है किसकी देन माना जाता है? वह आपके स्किनर महोदय की देन की मानी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एसआर संबंध पाया जाता है। जो एसआर संबंध है वह आपके परंपरागत समायोजन में पाया जाता है, क्रियाशील समायोजन में पाया जाता है, थांडाई के सिद्धांत में पाया जाता है या इन सभी में पाया जाता है। तो एसआर की जब भी बात की जाती है आप जानते हैं, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसआर की बात करेंगे। तो एसआर जो संबंध पाया जाता है वह आप जानते हैं किसकी बात करेंगे? थांडाइक महोदय जी की बात करेंगे। जब भी थांडाइक महोदय जी का नाम आता है तो आप लोग जानते हैं, जब भी प्रयास और त्रुटि की बात की जाती है या प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की बात की जाती है, थांडाइक महोदय का नाम आ ही जाता है साथियों। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक किसने लिखी है? आपके थांडाइक महोदय जी ने लिखी है। एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी है? आपके थांडाइक महोदय जी ने लिखी है। थांडाइक महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? थांडाइक महोदय आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। थांडाइक महोदय कौन से वैज्ञानिक हैं? थांडाइक महोदय पशु मनोवैज्ञानिक। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसका है? थांडाइक महोदय जी का। तो थांडाइक महोदय जी, ये भी जानते हैं, थांडाइक महोदय जी ने मुख्य नियम दिया था। डिटेल के साथ चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो थांडाईक महोदय जी ने मुख्य नियम दिया है, जो आपका कौन कौन सा है। एक है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का, और तीसरा है प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम इन्होंने 5 दिया है। पहला है बहुपदकीय का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का, तीसरा आंशिक क्रिया का, चौथा आत्मकिरण का, और पांचवा है साहचर्य क्रिया का। ठीक है, तो थांडाईक महोदय ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। ठीक है, जो म्याऊं म्याऊं बोलती है, ठीक है, जो घरों में दूध पी जाती है। और महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? भूखी बिल्ली और मृत मछली। तो यहाँ पे अनुक्रियाकर्ता बिल्ली और उद्दीपक मृत मछली हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर आर तथा आर एस दोनों ही संबंध पाए जाते हैं परंपरागत संयोजन में, क्रियाशील संयोजन में, थांडाईक के सिद्धांत में, या इन सभी में पाए जाते हैं। सभी कमेंट कीजिए। तो आर आर तथा आर एस जो संबंध पाए जाते हैं वह आप जानते हैं थांडाईक के सिद्धांत पर ही पाए जाते हैं। एसआर थ्योरी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत, ये सारे किसके हैं? आपके थांडाईक महोदय जी के। अगला प्रश्न, एसआर प्रकार जो अनुबंधन होता है क्या है दोस्तों? यह परंपरागत अनुबंधन है, क्रियाशील है, थांडाईक का सिद्धांत है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि एस प्रकार का जो अनुबंधन होता है, ठीक है, इस प्रकार का जो अनुबंधन होता है वह हमारा क्या हो जाता है? क्रियाशील अनुबंधन होता है। क्या होगा? इस प्रकार का जो अनुबंधन होता है वह हमारा क्रियाशील अनुबंधन हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। साथियों, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? ईपी पॉलाव, स्किनर, थांडाईक, या इन सभी ने किया था? देखिए, जब भी परंपरागत की बात की जाती है तो परंपरागत का सिद्धांत या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत जो है आपके ईपी पॉलाव ने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गेट्स का, वुडवर्थ का, स्किनर का, या कोहलर महोदय जी का हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, या सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन जो है आपके वुडवर्थ महोदय जी का है। जब भी सीखने की बात की जाए, सीखने से विकास ही होता है। ठीक है, सीखने से ही विकास मिलेगा, सीखने से ही हम सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, ये जो कथन है, स्टेटमेंट है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह आपके वुडवर्थ महोदय जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? थांडाईक, पालाव, कोहलर, स्किनर, सभी कमेंट कीजिएगा। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इसके जो मुख्य प्रतिपादक है साथियों, वह सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? थांडाईक महोदय जी की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझना की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है? जी हाँ, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन ईपी पालाव का है, स्किनर का है, मार्शल का है, या वुडवर्थ जी का हो जाएगा। तो आप जानते हैं यह कथन किसका हो जाएगा? मार्शल का हो जाएगा कि सीखना की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह आपके मार्शल महोदय जी का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं और फीडबैक आपका जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या अनुभवजन्य का सिद्धांत हो जाएगा। तो कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार में वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात करें पर है। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुभवजन्य का सिद्धांत, या अनुकरण के
सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? वह राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुभवजन्य का सिद्धांत। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे मॉडरेट प्रश्न हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को समझिएगा। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपक को निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन कहलाता है। जी हाँ साथियों, किसी उद्दीपक को निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में से होने वाले स्थायी परिवर्तन को अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा कहा जाता है या कहलाता है। सभी कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? देखिए, किसी उद्दीपक को निरंतर दिए जाने से जो व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन होता है वह हमारा क्या कहलाता है? अभ्यस्तता कहला जाता है। ठीक है, जो आप किसी उद्दीपक से जो है निरंतर दिए जाने व्यवहार में जो आपका स्थायी परिवर्तन आएगा वह अभ्यस्तता की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है। आपके नज़रिए से, आपके माइंड से जो भी लग रहा हो कि इस प्रश्न का यह उत्तर होना चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सीखना कहा जाता है। जी हाँ, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको सीखना कहा जाता है। पहला ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैगने निम्नलिखित में से संबंधित है? अधिगम श्रेणी क्रम, सिद्धांत, मूल्यांकन या प्रबंधन की बात करेंगे। तो सभी कमेंट करेंगे। गैगने जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अधिगम के किसकी बात कर रहे हैं? श्रेणी क्रम से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम को अलग करती है? यह एक वास्तविक क्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसी विशेषता साथियों जो परिपक्वता को अधिगम को अलग करती है वह हमारी कहलाती है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए सारे प्रैक्टिस पेपर क्लासेज के टेलीग्राम पर सर्च करें जयसवाल कोचिंग सेंटर, और वहाँ पे फाइल ऑप्शन पे जाएं और PDF फाइल फ्री में प्राप्त करें, क्योंकि ये राष्ट्रहित में TT फैमिली है, आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। बात करेंगे प्रश्न की। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मंदबुद्धि बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, पागलों के लिए या अनपढ़ों के लिए? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ साथियों, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की देन है। यह उपयोगी है। यह किस पर उपयोगी हो जाएगा? यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी हो जाएगा? यह होगा तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर अंतर्दृष्टि की बात कर दी गई है। अर्थात सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। यह सिद्धांत जो सर्वाधिक उपयोगी है वह तीव्र बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है और भी बेहतरीन है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, VVIP कैटेगरी का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन के दृष्टि से, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? जी हाँ साथियों, सारे मॉडरेट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों का या अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? वह हो जाएगा साथियों गेस्टाल्ट का सिद्धांत। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया था गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा या वाइगोस्की द्वारा की बात करें। 4 बेहतरीन आपके स्क्रीन पर जो है ऑप्शंस दिए गए, कौन सा कमेंट करिएगा, राइट ऑप्शन कमेंट करना। तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का किसने प्रतिपादन किया है? आप लोग जानते हैं, किसकी बात करेंगे? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं
अगले प्रश्न की कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें और अपना अपना फीडबैक करेंगे। भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है निम्न में से किसने किया था? सभी हम बात ही कर चुके हैं, थांडाइक, हेगांडी, कोयलर, पियाजे जी। हम जब भी देखिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात किए थे कि संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और संयोजनवादी का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत क्या है? एसआर थ्योरी, अर्थात किसकी बात करेंगे? थांडाइक महोदय जी की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाए। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादन किया? जी हाँ, अनुबंधन के अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? पावलोव, थांडाइक, लॉयड मॉर्गन या अलेक्जेंडर? तो हम बात कर चुके हैं। देखिए ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह आपके कौन से हो जाएंगे? आप जानते हैं किसकी बात करेंगे? हम बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ईपी पावलोव महोदय की बात की जा रही है, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर किया। लार ग्रंथ की खोज किसने की? ईपी पावलोव महोदय जी ने की थी। और आप जानते हैं ईपी पावलोव महोदय जी को नोबेल पुरस्कार लार ग्रंथ में कब मिला था? 1904 में मिला था, 1904 में मिला था। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है, बुद्धि करती है, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण या उपरोक्त सभी हो जाए। तो गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को जो प्रभावित करता है साथियों, आपकी बुद्धि भी करती है, समस्या की रचना भी करती है और प्रत्यक्षीकरण भी करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कोयलर ने अपने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो किस पर प्रयोग किया? अल्बर्ट नामक बंदर पर, अल्बर्ट नामक चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक बंदर पर या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो कोयलर की जब भी बात की जाती, कोयलर ने किस पर प्रयोग किया था? आप जानते हैं चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोयलर ने अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादन करने के लिए सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों कि 6 वनमानुष व केले का प्रयोग किया था। कोहलर ने, स्किनर ने, गुड ने, डेविस ने। बहुत ही सारे मॉडरेट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जी हाँ, 6 वनमानुष व केले का प्रयोग किया था। किसने किया था? कोहलर ने किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ध्यानपूर्वक समझिएगा साथियों। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन किसका है? जी हाँ साथियों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन जो हो जाएगा साथियों आपके गुड का कथन आ जाएगा। क्योंकि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक, गुड अच्छी बातें दी गई। आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक तीनों बातें हमें अच्छी लगी। गुड मतलब अच्छा। तो कथन किसका हो जाएगा? गुड महोदय की हो जाएगा। ठीक है, जैसे गुड़ खाने में मीठा लगता है वैसे गुड महोदय जी मीठी मीठी बातें भी करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? तो गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? सभी कमेंट करेंगे। अंतर्दृष्टि कहा है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी नीचे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं प्रत्येक शिक्षक बंधु का। या टॉप 50 क्वेश्चन में सभी का मैराथन क्लास में सिद्धांत से संबंधित संपूर्ण चैप्टर संबंधित आपके 50 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो थार्डाइक कहाँ के आप थे? ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के, रूस के। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। चाहे हम ईपी पावलोव की बात करें, ईपी पावलोव का नाम आता है, रूस का नाम आता है। ठीक है, ईपी पावलोव कहाँ के हैं? रूस के हैं। थार्डाइक की बात की जाती है तो थार्डाइक को भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो थार्डाइक महोदय कहाँ जी के हैं? सभी लोग बताइएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहलाए। क्या हो जाएगा? ध्यानपूर्वक समझिएगा। थार्डाइक महोदय जी
कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? सभी फीडबैक करें, कमेंट करें। हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं। आपका कमेंट सरोपर ही करता है, सम्मान करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक महोदय की बात करेंगे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया? बिल्ली, चूहे, कुत्ते, बंदर। सभी कमेंट कीजिए। तो आप जानते हैं बिल्ली की बात की जाती है तो थॉर्नडाइक महोदय की बात की जाती है, कुत्ते की बात की जाती है तो ईपी पावलोव की बात की जाती है, ठीक है, और बंदर की बात की जाती है तो कोहलर की बात की जाती है। जब हम ये तीनों जानते हैं तो हमें पता ही होना चाहिए स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रश्न से हमें यह भी पता चल गया कि नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी जो प्रयोग है वह किसका है? स्किनर महोदय जी का है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, पावलोवियन अनुबंधन, प्राचीन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो आप जानते हैं नैमित्तिक अनुबंधन जो चूहों पर प्रयोग किया गया था उसका जो अन्य नाम है वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन की इस बात करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस महोदय जी का है? आपके स्किनर महोदय जी का है। ध्यानपूर्वक अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म को छांटना है। स्किनर महोदय जी ने किस पर प्रयोग किया? चूहा पर प्रयोग किया। बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। स्किनर महोदय ने किस पर? चूहे पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। ईपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ता पर प्रयोग किया। लेकिन जो चौथा दिया गया है, ठीक है, चौथे को ध्यानपूर्वक समझिएगा। चौथा कहला कोहलर ने कबूतर पर प्रयोग किया। तो कोहलर ने किस पर? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ठीक है, ध्यानपूर्वक। तो हमारा जो है जो डी ऑप्शन है वह असत्य युग्म दिया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों के द्वारा होते हैं उन्हें घटित व्यवहार कहते हैं, प्राकृतिक व्यवहार कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यवहार कहते हैं या अप्रत्यक्ष व्यवहार कहते हैं। सभी कमेंट करेंगे, सभी, प्रत्येक शिक्षा बंधु, प्रत्येक भाई बहन, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम फतेह की तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर प्राप्त करने की, क्रैक करने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्राकृतिक व्यवहार कहा जाता है। जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों के द्वारा हों उन्हें प्राकृतिक व्यवहार कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप उलझन बॉक्स था, प्रयोगकर्ता था, भोजन था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। तो उस प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार क्या था? तो बिल्ली के लिए जो पुरस्कार था वह था भोजन। क्योंकि जब पंजे पर उसने क्या है, जो आपने जो बॉक्स था उस बॉक्स पे, पिंजड़े पे जब भी उस लीवर पर पंजा पड़ता है जिससे वह गेट खुलता है सामने का, ठीक है, जैसे ही पंजा पड़ता है उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो बिल्ली के लिए पुरस्कार क्या था? आप कुछ चीज़ें अगर करते हैं, ठीक है, तो पुरस्कार हो जाता है। किसी के लिए अगर कोई टीम जीतती है ट्रॉफी मिलती है, वैसे ही यहाँ पर उसके लिए पुरस्कार भोजन था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? निगेटिविटी भी बातें होती हैं, प्रेरणा, अभ्यास, समझ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत पे किस पर जो है विशेष बल नहीं दिया गया है? वह है समझ पर। समझ पर जो है विशेष बल नहीं दिया गया है। बाकी आपके प्रेरणा और अभ्यास पर, थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन समझ पर विशेष बल नहीं दिया गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा था? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, थॉर्नडाइक ने, ई एपील ने या स्किनर महोदय जी ने कहा है। देखिए, कथन जब आप पढ़े होंगे तभी आपसे बन पाएगा। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही प्रक्रिया
अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये आपके स्किनर महोदय जी ने कहा है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है? स्किनर महोदय जी की, थॉर्नडाइक महोदय जी की, वाटसन महोदय जी की या बंडूरा महोदय जी की हो जाएगी। तो पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से जो किसकी देन है आप जानते हैं, समझते हैं, यह वाटसन महोदय जी की देन है। किसकी हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका? पर्यवेक्षण की बात की जाएगी तो वाटसन महोदय जी राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग हुआ? जी हाँ, ऐसे अधिगम प्रणाली का नाम बताइए जिससे मानव अर्थात हमारे और आपके मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। वह अधिगम प्रणाली अनुकरण है, अनुबंधन है, प्रयत्न व भूल है व अंतर्दृष्टि हो जाएगा। तो ऐसी अधिगम प्रणाली जिसमें मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है वह आपकी हो जाएगी साथियों अंतर्दृष्टि की बात करेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? टालमैन ने सीखने को किन दोनों के बीच साहचर्य स्थापित होना माना है? किसकी बात करेंगे? टालमैन ने सीखने के किन दोनों के बीच साहचर्य स्थापित होना माना है? उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया अनुक्रिया की बात करेंगे, एक व दोनों की बात करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है साथियों। टालमैन ने सीखने के किन दोनों के बीच साहचर्य स्थापित होना माना है? वह है उद्दीपक और अनुक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, सभी लोग जानते हैं भोजन और लार ग्रंथि जब भी हम बात करते हैं ईपी पलाव में तो घंटी एक कृत्रिम उत्पीड़क हो जाता है। घंटी क्या है? एक कृत्रिम उद्दीपक है। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और लार निकलना भी यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। घंटी बजना कृत्रिम उद्दीपक है, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और लार निकलना यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी उलझन के लिए ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसपे आप लोग उलझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए तैयारी अभी से जारी है क्योंकि सिलेक्शन इस बारी पक्की है। जी हाँ, तो अंतर्दृष्टि कैसी होती है भैया? आकस्मिक होती है, धीरे धीरे होती है, अनिश्चित होती है या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं अंतर्दृष्टि जो होती है प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, वह आकस्मिक होती है, ना तो धीरे धीरे ना ही अनिश्चित होती है। वह कैसी होती है? तो अंतर्दृष्टि जो होती है वह आकस्मिक होती है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्लासिकी अनुबंधन के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय जी हैं, स्किनर हैं, हल हैं या ईपी पॉलाव महोदय जी हो जाएंगे। देखिए, जब भी क्लासिकी की बात की जाती है, क्लासिकल अनुबंधन की बात की जाती है, क्लासिकी अनुबंधन के प्रवर्तक की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, थॉर्नडाइक इज द बेस्ट ऑप्शन, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 से 4 प्रश्न है और कंप्लीट करते हैं इस टॉप 50 क्वेश्चन के जो मैराथन क्लास है इसको भी कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, जॉन डीवी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? जॉन डीवी की बात कर रहे हैं। तो जॉन डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं? क्रियाओं को, आत्मा को, बुद्धि को या ज्ञानेंद्रियों को मानते हैं? तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि डीवी ने सीखने का आधार जिसे माना है वह क्रियाओं का हो जाएगा। जॉन डीवी ने क्रियाओं को ही सीखने का आधार माना है। क्रिया करेंगे वही सीखने का आधार माना जाता है। जब हम बैठे बैठे सोते हैं, सपने देखते रहते हैं, आज जल्दी सुबह उठूंगा, ये कार्य करूंगा, इतना पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ लूंगा आज, लेकिन जब बस सोते सोते बिस्तर में सोचते रहते हैं। इसलिए जॉन डीवी महोदय जी ने कहा है, क्या कहा है कि सीखने का आधार क्रिया का है। क्रिया कीजिए, मन में सोचने से कुछ नहीं होता। मन में बनाना है लक्ष्य तो उसको उस पर क्रिया करना पड़ेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने, यूक ने, कोल्सेनिक ने या सिम्पसन ने कहा है? तो आपने 2 नाम सुने होंगे, कोल्सेनिक और सिम्पसन। तो हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? आप जानते हैं, यह डॉक्टर मेस ने कहा था। क्या है? हम करके सीखते हैं, हम करके सिलेक्शन पाएंगे, हम अभ्यास करके, पूरी तैयारी करके सिलेक्शन पाएंगे। 120 प्लस जो स्कोर है उसको क्रैक करेंगे। बात करेंगे डॉक्टर मेस की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न है, कंप्लीट करते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
आपके उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन के रूप में, उद्दीपक पुनर्बलन अनुक्रिया के रूप में, अनुक्रिया उद्दीपक पुनर्बलन के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि सक्रिय अनुबंधन को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, वह आपका उद्दीपक अनुक्रिया और क्या हो जाएगा, पुनर्बलन। अर्थात यहाँ पर आप लोगों का पहला ऑप्शन जो दिया गया है वही सही हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है, वह उद्दीपक अनुक्रिया और पुनर्बलन की बात करें। अगला प्रश्न है साथियों, आइए स्क्रीन पर टॉप 50 में से 50वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। आइए जानते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो प्रश्न आज का दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि अधिगम का साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, रॉबर्ट गेगने ने, टॉलमैन ने, वाटसन ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। प्रश्न आ चुका है, फीडबैक आ चुका है और आपका कमेंट में आंसर भी आ चुका है। हम किसकी बात कर रहे हैं, रॉबर्ट गेने की बात कर रहे हैं, या टॉलमैन की बात कर रहे हैं, या वाटसन की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन साथियों आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है कि अधिगम का साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप लोग जानते हैं और राइट ऑप्शन आपका टॉलमैन हो जाएगा। टॉलमैन को टालना नहीं है। इस पूरे वीडियो की प्रिपरेशन की बेहतरीन जो तैयारी चल रही साथियों, उसको भी आपको टालना नहीं है, क्योंकि जो टल गया वो भैया सभी लोग जानते हैं। जो टल गया तो टल गया, क्योंकि ये समय जो टल गया तो फिर भैया बहुत सारे दुखों का कारण लेके आ सकता है। बहुत सारे दुख हमारे जीवन में आए, क्योंकि इतनी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा अंत में, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। धन्यवाद सभी का। ये टॉप 50 क्वेश्चन आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके समझे होंगे। बाकी क्लासेज प्रैक्टिस पेपर आपके चल ही रही है। मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पेपर पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।